Hi Nimish, welcome to Cowism. नमस्ते। You're a 22-year-old from Gwalior who has done tremendous work already in the field of A2 milk and milk products. So, at such a young age, how did you get started with your journey? If you could just share that with us to start with. एक्चुअली सिंस आई वाज़ अ चाइल्ड स्मॉल मेरे को ना एनिमल्स का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। And- आई ऑलवेज़ वांट कि ना मेरे घर में पूरे में हर तरह के एनिमल्स भरे हों। बट इट वाज़ चैलेंजेबल टास्क एज़ मेरे फैमिली वालों को स्टार्टिंग में एनिमल्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे। तो Mm, एक किटन को लेकर रखना बहुत सो टिपिकल। तो व्हाट आई स्टार्टेड, जब मैं स्कूल जाता था तो मैं स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना शुरू किया। तो mm, धीरे-धीरे क्योंकि दे वर द वन कि मैं उनको खिला सकता हूँ, उनके साथ खेल सकता हूँ, टाइम स्पेंड कर सकता हूँ और घर पे रखने का कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा। तो mm, धीरे-धीरे जर्नी जो थी वो बाहर वाले एनिमल्स के साथ शुरू हुई थी। फिर mm, बैक 2011 व्हेन आई वाज़ 11 ईयर ओल्ड, तो एज़ एन बर्थडे गिफ्ट मैंने छोटी-सी काऊ माँगी थी। तो पापा-मम्मी ने मेरे को समर वेकेशंस में 11 जून को हमें श्यामा मुझे गिफ्ट करी थी। शी वाज़ वेरी स्मॉल। तो शुरू में ये था सबको कि महीने भर में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बट अब उसको 11 साल हो चुके हैं, श्यामा फार्म पर है और श्यामा के साथ में बाकी और भी 28 गौवंश और हैं। वाओ दिस इज सो इंस्पिरेशनल कि 11 साल में आपको पहली आपकी गाय मिली और आप बर्थडे के दिन राइट बर्थ बर्थडे से 1 महीना पहले, ऐज़ एक इन मिनट क्योंकि समर वेकेशंस थे स्कूल के, तो ये था ऐज़ इन प्री बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा और बर्थडे तक स्कूल की छुट्टियाँ भी हो जाएँगी और शौक भी पूरा हो जाएगा। वाओ तो अब पेरेंट्स का क्या है आर दे हैप्पी आर दे कन्विंस्ड दैट दिस इज द लाइफ दैट यू आर चूजिंग या उनको अभी भी कुछ डाउट्स रहते हैं नहीं, दे वर इन डाउट्स इन द बिगिनिंग बट नाउ दे आर हाइली सपोर्टिव। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से अभी तक मैं इतना आगे तक इसको लेकर आ पाया हूँ और जी नो डाउट उनका सपोर्ट इतना ट्रेमेंडियस है कि अभी इसको और एक्सपेंशन को लेकर भी उन्हीं से ही ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती है। दे आर द वन जो नेगेटिव साइड में भी मेरे को सपोर्ट करके बोलते हैं कि नहीं, जो भी हो रहा है एक पार्ट ऑफ वर्क है, इसको बढ़ाने पे ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो दे आर बहुत हाइली अच्छा सपोर्टिव। तो अभी आपके पास कितना लैंड है और आप कैसे फॉडर मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं अपने गायों का अभी इन टोटल मेरे पे 35 बीघा लैंड का फार्म है जो, उसमें से 1.5 से 2 बीघा गायों के लिए है और बाकी 2 से 3 बीघा में गायों के लिए यहीं पर ही गौधारित खेती से हरा चारा उगाया जाता है। इसका फॉडर मैनेजमेंट को 2 से 3 तरह से चेन में ब्रेक किया हुआ है, ड्राई मैटर और जो ग्रीन मैटर है। ग्रीन मैटर फ्रेश फार्म पर ऑर्गेनिकली ग्रोन होता है और ड्राई मैटर में इस बार हम लोगों ने अपनी जो क्रॉप हुई थी कॉर्न की, उसके करब को रख लिया था, जिससे कि ड्राई मैटर बच जाए और न्यूट्रिशन वैल्यू भी फुलफिलमेंट होती रहे और मार्केट से कॉस्ट इफेक्टिव रहे, जिससे कि ईज़ी मैनेजमेंट हो सके। बहुत अच्छा सो इन अ वे यू आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर फॉडर यस। है ना बहुत अच्छा तो आप ग्वालियर में किस हिसाब से आपने मार्केटिंग की क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई और अभी आपका जितना भी मिल्क प्रोडक्शन आउटपुट है आप उसको कैसे सेल कर रहे हैं ग्वालियर में ना बेसिकली क्या था, ये जब फार्म को शुरू किया था, तो इसको जब कमर्शियलाइज़ करने का पॉइंट आया था, तो इट वाज़ 1st ऑफ मार्च 2020। तो प्लान ये था कि ना मिल्क ए टू मिल्क ग्वालियर में कोई ब्रांड अभी सेल नहीं हुआ था, तो कि लोगों को हेल्दी मिल्क भी अवेलेबल हो सके और उससे सस्टेनेबिलिटी के साथ में फार्म रन हो सके। बट चैलेंजेबल टास्क था क्योंकि ग्वालियर में लोगों को गाय का दूध के नाम पे 30 से 35 रुपए में मिल रहा था। उसको एक बेटर प्राइस पर लेकर जाना और उसके बाद प्योरिटी का इम्पोर्टेंस समझाना, अवेयरनेस लेकर आना कि ए1 और ए2 में क्या फ़र्क है। इट वाज़ चैलेंजेबल, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको धीरे-धीरे कवर किया। पहले जो नोन थे, उन लोगों को पहले इस चीज़ के बारे में कन्विंस किया। धीरे-धीरे ये ऑर्गेनिकली ही ग्रो इतनी अच्छी होती गई, तो आज का प्रेज़ेंट कंडीशन है कि हमारे पास मिल्क नहीं है डिमांड फुल करने के लिए। और अभी ₹75 पर लीटर मिल्क सेल हो रहा है फार्म से, जिसमें लोग शाम को पिक योर ओन कांसेप्ट है, लोग अपने आप ले जाते हैं और मॉर्निंग में होम डिलीवरीज़ होती हैं। तो वी आर गेटिंग नाउ बेटर रिस्पॉन्स। दैट्स अमेजिंग तो आपने ही मार्केट क्रिएट भी किया यू आर वन ऑफ द इनोवेटर्स इन दिस फील्ड इन ग्वालियर है ना
ग्रेट, ग्रेट। तो बाकी गाय गाय और मेल काव्स का वगैरह आप क्या करते हैं जो बुल्स हो जाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, या अगर मेल काव्स हो जाते हैं तो व्हाट डू यू प्लान टू डू फॉर देम? बेसिकली लोगों में सिर्फ ना हमें मिल्क का ही अवेयरनेस लेकर आना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोगों को इसके जो साइड फैक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंस है ब्रीड को लेके, जो हम भारत में रह रहे हैं और भारतीय नस्लों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो लोगों को उसके लिए भी अगर हम अवेयरनेस लेकर आए, क्योंकि जो हमारा इंडिया में जो गायों का भी स्टेटस चल रहा है, मोस्टली क्रॉस ब्रीड या एचएफ गाय है। तो ये जो ब्रीडिंग पॉलिसी आई थी जब ब्रिटिशर्स रूल हुआ था, तो उन्होंने अपनी सारे इंडिजिनस ब्रीड में अपना एचएफ और जर्सी गायों का मिक्स करके पूरी हमारी गायों को खराब कर दिया था। जो उनका मेडिसिनल वैल्यू थी वो पूरी उनकी तरफ डाउन हो गई थी। तो वापस उनको लेकर आने के लिए हमें ब्रीडिंग में बैक ब्रीडिंग का ही जरूरत है। बैक ब्रीडिंग का इम्पोर्टेंस जब हम फार्मर्स को समझाते हैं, तो फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अलग अलग गांव में एआई टेक्नीशियंस को बुला के अपनी गायों को वापस बैक ब्रीडिंग में ले जा सके। लेकिन हम उनको ये मोटिवेट कर सकते हैं कि ना वो बुल रखकर उसमें बैक ब्रीडिंग में जा सकते हैं। अगर एक विलेज में दो बुल भी होंगे तो वो विद इन ईयर अपनी हर गाय को बैक ब्रीडिंग में ले जा सकते हैं। तो सेम पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो करते हुए ग्वालियर के आसपास के लोगों को कन्विंस किया जाता है कि ना वो क्यों देसी गायों की तरफ अपना अटेंशन लेकर आए, और जो उनपे गाय हैं उनको देसी कन्वर्ट करके उनको क्या बेनिफिट है, उनकी हेल्थ को क्या बेनिफिट है। और इन एक्सचेंज उनको इस नॉलेज के साथ में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रीडिंग के लिए बुल भी प्रोवाइड कराते हैं। ये वो बुल हैं जो कि फार्म पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ग्रोन हुए थे। तो उन बुलों को भी एक अच्छा आश्रय मिल जाता है और लोगों के अंदर ब्रीड अवेयरनेस भी आ जाती है। बहुत अच्छा। तो अभी आपके पास कौन से ब्रीड्स हैं, और आपका बाकी जो लोकल एमपी के ब्रीड्स हैं उनके लिए आपका क्या विजन है? अभी सबसे पहले फार्म को सस्टेनेबिलिटी में लेकर आने के लिए इसको कमर्शियलाइज पॉइंट से बहुत फोकसेबल करना जरूरी था, जिसमें सबसे प्राइमरी लेवल पे मिल्क और घी ही हमारे पास ऑप्शन होता है। तो उसको माइंड में रखते हुए अभी साहिवाल और राठी ब्रीड के ऊपर वर्किंग शुरू करी, क्योंकि जो इनका एटमॉस्फेयर वहाँ का नेटिव था वो सेम एज ग्वालियर से रिसेम्बल करता है। तो इनका यहाँ पे रह पाना बहुत ही आसान होगा, अडेप्टेबिलिटी इजी थी। साथ में अभी जो हमारे एमपी की नस्ल है निमाड़ी और मालवी, इन दो के ऊपर मेरा प्लान चल रहा है कि इनका भी एक ब्रीडिंग फार्म डेवलप किया जा सके, जिससे कि लोकल एमपी की इन ब्रीड्स को भी प्रमोशन आगे मिले, इनको भी एक नाम आगे मिले और इनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ के लोकल फार्मर्स भी इन गायों को ज्यादा आश्रय दे सकेंगे बिसाइड्स दूसरी गायों को लाके। बहुत अच्छा। बिकॉज़ हाँ, हमें डेफ़िनेटली अपनी जो लोकल ब्रीड्स हैं उसको बचाने की ज़रूरत है, एंड आई एम सो ग्लैड एज़ अ यंगस्टर आप ऑलरेडी, आपके पास एक प्लान है, विज़न है जिस पे आप आगे लेके इसको जाना चाहते हैं। सो वी डेफ़िनेटली नीड एंटरप्रेन्योर्स, काउप्रेन्योर्स एज़ दे आर कॉल्ड लाइक यू। थैंक अ, यू। जी। और दूसरा और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे गाय के और भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, गोबर और गोमूत्र, जी। तो उसके यूटिलाइज़ेशन की आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसको भी यूज़ करके हम कुछ करें? उसके लिए क्या प्लान है आपका? बेसिकली मुझे पहला पॉइंट पर्सनली ये लगता है कि गायों की डिपेंडेंसी सिर्फ दूध पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्म जो गौवंश रखा हुआ है, जो भी गौसदन है, वो सिर्फ दूध के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं ला सकता। बाकी इसका साइड जो फैक्टर है गोबर गौमूत्र, इस पे फोकस करना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसको बहुत इकोनॉमिकली ग्रोथ ला सकता है। लोगों में बेसिकली मिथ है कि इस चीज से मार्केट कम है या फिर इसका डेवलपमेंट नहीं है। बेसिकली इसका डिमांड भी बहुत है और मार्केट भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर फोकस करने का ज्यादा जरूरत है। सेम पार्ट में अभी हमने श्रीकुंज गौसदन में जो गोबर है उसका खाद पे फोकस किया हुआ है। उसके खाद के हम छोटे छोटे पैकेट्स बना के अर्बन एरियाज में अवेलेबल करा रहे हैं। यहाँ पे लोग इजीली ये चीज़ों नहीं ले पाते, या तो उनको नर्सरी जाना पड़ता है और वो भी उनको वैल्यू प्रोडक्ट नहीं पता कि आ रहा है कि नहीं। सेम चीज़ को एज एन हमने होम डिलीवरी में कन्वर्ट करते हुए गौ का जो गोबर होता है उसका खाद, वो भी हमने होम डिलीवरी फॉर्म में घर पे अवेलेबल कराना शुरू किया है। साथ ही अभी इसमें धूप बत्ती और इसकी हवन समेदा बनाने के ऊपर भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो जो दूध उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जो मेल काफ्स हैं या फिर जो बूढ़ी गाय हैं, वो भी अपना खर्चा निकाल सकें। क्योंकि
उनका खर्चा निकालना बहुत ज़रूरी है। एज़ इन सिर्फ़ गौ-सदन को देखते हुए जो बड़ी-बड़ी और भी गौशाला हैं, वो भी अपने आप जब आत्मनिर्भर हो पाएँगी, तभी इसको और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ लोग एज़ एन बिज़नेस देख पाएँगे। क्योंकि अनटिल अनलेस इसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होगी, लोग इसको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी नहीं मानेंगे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि गोबर गोमूत्र का यूटिलाइज़ेशन और सही तरह से उसे वापस मिट्टी में पहुँचाना एक बहुत बड़ा और ज़रूरी काम है। आप गोचर भूमि का क्या स्टेटस है ग्वालियर के आसपास? आपको कुछ ऐसी फ्री ग्रेज़िंग लैंड्स भी मिलती हैं, अवेलेबल है या सभी एन्क्रोचमेंट के अंडर आ गए हैं? क्या पोज़ीशन है? गौचर भूमि तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर मिल पाना। मेरे को हुँ, लगता है वो लगभग-लगभग पूरे पैन इंडिया का यही सिचुएशन हो रहा है गौचर भूमि को लेके। क्योंकि लोगों हुँ, को गायों को रखना है अगर, अगर कोई भी इंसान अपने घर में 1 या 2 गाय रखना चाहता है तो उसके लिए वो चीज़ आसान है। लेकिन अगर कोई इसको मैसिव लार्ज स्केल पे रखना चाहे तो उसको गौचर भूमि की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ़ गायों को स्टॉल फीडिंग के मेथड से हम नहीं पाल सकते। और जब वो फ्री ग्रेज़िंग लैंड में जाएँगी तो उनको उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी पूरी मिलेंगी, उनको हर्ब्स मिलेंगे और एक ईज़ी मैनेजमेंट होगा, एक फ्लो अच्छा डेवलप होगा इकट्ठी गायों को रखने के लिए। तो गौचर भूमि बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्वालियर में इस चीज़ से अभी मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ। दरअसल जो हमारा श्रीकुंज गौसदन का एक जो आइडल प्लान है, वो थाउज़ेंड ऑफ काउज़ को सोच के है और उसके साथ में इस लोकेशन पे जहाँ हम लोग हैं, ये सिटी से जस्ट नेक्स्ट है, यहाँ पे मुश्किल है। तो अभी हम भी प्लान कर रहे हैं एक नए ऐसे फार्म लैंड के लिए, यहाँ पास में हमें गौचर भूमि मिल सके, क्योंकि गौचर भूमि से हमें अपने एक्सपेंशन में बहुत सपोर्ट मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों साइड से। जी, जी। और आप जैसे यंग एंड इनोवेटिव जो फार्मर्स हैं, डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक्चुअली गोचर भूमि को एक होलिस्टिक मैनेजमेंट के रूप से भी देखना चाहिए। क्योंकि इट इज़ वन थिंग टू हैव गोचर भूमि बट टू प्लान इट प्रॉपर्ली। जैसे हम कहें श्री कृष्ण ही वाज़ अ काउ हर्ड, तो उन्होंने गोचर भूमि को मैनेज करना सिखाया। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स वेयर वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेजिंग। तो कैसे ग्रेजिंग करनी है ये चीज़ एक एजुकेटेड पर्सन ही समझ के आगे समझा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जो विलेज में सबसे अ पर्सन हु इज़ लेस स्किल्ड, लेस एजुकेटेड, उसको हम बोल देते हैं कि आप जाके गाय चरा लीजिए। Whereas that is the main job which actually sets the whole ecosystem processes in action. तो बहुत अच्छा होगा इफ यू कैन आल्सो बिल्ड एन एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग दीज ग्रासलैंड्स, या जो गोचर भूमि का मैनेजमेंट है ना, वो भी आप अंडरटेक करें तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा एंड यू कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी मेनी पीपल इन दिस फील्ड। डेफ़िनिटली। तो जी। जी। और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को ग्वालियर के? एंड वी हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस, सबको क्या कहना चाहेंगे, यूथ को स्पेशली द वंस हु आर लुकिंग फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज आल्सो? आपका क्या मैसेज रहेगा? मुझे जो पर्सनली लगता है कि ना लोग अपने जो पेरेंटल साइड है, वो अगर बचपन से ही अपने यंग वन्स को अगर इस चीज़ के लिए पुश करेंगे, उनका इंटरेक्शन इनके साथ बढ़ाएँगे, तो डेफ़िनेटली आने वाला फ्यूचर इसके लिए बहुत ब्राइट होगा। क्योंकि मुझे लगता है ये एक सेवा का भी काम है। हम किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं रुपए देके, पर फ़ोर्सफुली किसी से सेवा नहीं करवा सकते। तो ये एक ऐसी लर्निंग है जो शायद बचपन में ही बिल्ड होती है और वो बचपन में इंटरेक्शन सिटी में रहते हुए आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है कि अपने लोग फैमिलीज़ में लोगों को अपने उनको दे सकें टाइम अपना ऐसा कि वो गायों के बीच में जा सकें, उनका टाइम स्पेंड कर सकें, ये चीज़ें सिटी में पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट आई वांट कि लोग अपने फैमिलीज़ को एक हफ्ते में 1 दिन या कोई भी अपने आस-पास की गौशाला में ले जा सकते हैं, उनका वहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं और वहाँ से छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ वो लोग दिखाएँगे, तो डेफ़िनेटली लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अनटिल अनलेस किसी चीज़ में इकोनॉमिकल ग्रोथ ना हो, कोई भी उसमें अपना फुट नहीं रखेगा। तो उसके लिए स्टार्टिंग और इनिशिएट हर इंडिविजुअल फैमिली को ही करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना इंडिजिनस ब्रीड की जो गौशालाज़ हैं या जो गौसदन हैं, उनको एनकरेजमेंट करना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इतने महँगे टाइम में इतनी सारी देसी गौवंश को पाल पाना और उनको प्रमोट कर पाना।
तो जितना हम अपने लोकल में ही होकर किसी भी सिटी में छोटी छोटी गौशाला को सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा कर्व बनकर हमारे पे बैक करेगा। ब्यूटिफुल। थैंक यू निमिष हमसे बात करने के लिए। इट इज इंडीड अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली माय प्लेजर टॉकिंग विद यू। इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सभी से, तो थैंक यू सो मच।